नमस्कार दोस्तों। स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। दोस्तों, लगातार चर्चा करते आ रहे हैं BSTC एंड PTT एग्ज़ाम को लेकर, और आज भी उसी कड़ी में एक और क्लास आप लोगों के लिए, बेहतरीन क्लास आप लोगों के सामने है। दोस्तों, चर्चा करने वाले हैं टॉप राजस्थान जीके के क्वेश्चन, जो आपका एक पार्ट राजस्थान जीके का रहने वाला है। उसी जीके के पार्ट को लेकर अपन चर्चा करेंगे। प्यारे विद्वानों, गुरुजनों, सब लोग वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। जो भी होता है सब कुछ करें, लेकिन करें। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 1 आपके छप गया है आपकी स्क्रीन पर। यह 1857 की क्रांति के समय की बात करूंगा। आयो अंग्रेज, सॉरी, क्रांति के समय की बात नहीं, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा लिखा गया। अंग्रेजों ने जब पूर्ण रूप से राजस्थान पर अधिकार कर लिया था, भारत पर कब्जा कर लिया, तो उस वजह से हमारे जो साहित्यक हुए, उन्होंने किताब लिखी, अंग्रेज मुल्क के ऊपर आकर बैठ गया है। तो वो किसने लिखी कविता, पूछा है कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बांकीदास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दिस सवाल। चलते हैं आगे दोस्तों। दूसरा है रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया। रूसी कथाओं के राजस्थानी, रूस के जितनी भी कथाएं थे उनका राजस्थानी अनुवाद किया। और रूसी कथा कौन सी थी, उसको गजबन के नाम से अब कर दिया है राजस्थान में। तो सोवियत लैंड पुरस्कार मिला उसको। किसको मिला? रूसी कथा को राजस्थानी अनुवाद में गजबन के रूप में बदलने पर एक रूस का एक पुरस्कार, रूसी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। विजयदान देथा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, कोमल कोठारी और श्यामल दास। चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। तो आप लोगों को अगर आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं मेरे साथियों कि क्या है इसका आंसर। बाकी अगर नहीं आता है तो घबराए नहीं, हम कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है लक्ष्मी कुमार चुंडावत। लक्ष्मी कुमार चुंडावत राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। पद्मनी की कथा को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया किसने। तो पद्मनी की जो पूरी जीवनी थी, पद्मनी ने 1600 रानियों के साथ जौहर किया, 1303 की घटना, उसको पूरी कहानी को रोचक और लोकप्रिय बनाया किसने। उसके लिए एक किताब लिखी गई जिसका नाम था पद्मावत। जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था पद्मावत। और पद्मावत के लेखक कौन थे? तो आपको पता होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मनी की जो जीवन लीला थी उसको लोकप्रिय और रोचक बनाया। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के छप गया है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में राजस्थान में जन्मे किस व्यक्ति ने की। ये पूछ लिया है। गीता प्रेस गोरखपुर, ये प्रेस है, इसमें समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। इसकी स्थापना कब हुई? 1923 में। तो आपको मैं बता दूं भाई, स्थापना किसने करी। चार ऑप्शन छप गए हैं। हनुमान प्रसाद पोदार, हीराचंद, कपूरचंद कुलिस और के बिड़ला। चार ऑप्शन आप लोगों के छप गए हैं आप लोगों के। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है हनुमान प्रसाद पोदार। ध्यान रखें। वैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में बात करें, राजस्थान पत्रिका के संपादक तो कपूर चंद कुलिस का नाम छपता है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, हमीर हट महाकाव्य रचना किसने की जिसमें हमीर देव चौहान की जानकारी प्राप्त होती है। सीधा सा पूछेगा हमीर हट के लेखक कौन है, सीधा सा पूछ लेगा हमीर हट के लेखक कौन है। थोड़ा सा सस्पेंसिव सवाल है क्योंकि इसमें आंसर आपको दो मिल जाते हैं। कौन कौन से आंसर मिल जाते हैं गुरुजी? तो मैं आपको बताऊंगा कि कई किताब वाले क्या कर देते हैं, इसमें जोधराज आंसर लगा देते हैं, लेकिन राइट आंसर अगर आपको बताऊं मैं तो चंद्रशेखर इज द राइट आंसर इस सवाल का। नेक्स्ट चलेंगे, बेटी नामक काव्य कृति की रचना किसने की। बेटी नामक काव्य कृति की रचना किसने की। चार ऑप्शन है। डॉक्टर समर यादव, नथमल जोशी, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, मुरलीधर व्यास। चार ऑप्शन आपको छप गए हैं। बेटी नामक काव्य कृति के बारे में आपसे सवाल में पूछ लिया है। दोस्तों, ये वो सवाल है जो आप लोगों के एग्जाम में छपने वाले हैं। प्यारे दोस्तों,
प्यारे विद्वानों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर जो इसका रहने वाला है वो रहने वाला है डॉक्टर समर यादव। डॉक्टर समर यादव इज द राइट आंसर। बेटी नामक काव्य कृति किसने लिखी? डॉक्टर समर यादव ने। नेक्स्ट चलें क्या? रूख व उलझन, रूख व उलझन नामक काव्य ग्रंथों की रचना किसने की थी? रूख व उलझन काव्य ग्रंथों की रचना किसने की थी? चार ऑप्शन फिर हैं आपके सामने, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, केसरी सिंह बारट, सूर्यमल मिश्रण। इसको चारों के बारे में थोड़ा सा मैं एनालिसिस करूं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, सबसे पहले तो चर्चा कर लेंगे कि विजयदान देथा। विजयदान देथा का नाम कोमल कोठारी के साथ क्यों जोड़ा जाता है? तो मैं आपको बताऊंगा कि बोरुंदा रूपायन संस्थान थी बोरुंदा के अंदर, कोमल कोठारी का नाम जोड़ा जाता है। दोनों ने मिलकर 1960 में रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना करी। कन्हैयालाल सेठिया आपको पता है पाथल और पीथल के लिए प्रसिद्ध हुए। केसरी सिंह बारट को आपको पता होगा चेतावनी री चुंगटा, चेतावनी री चुंगटा के लेखक जो महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका, केसरी सिंह बारट द्वारा लिखी गई। और कोई राज्य कवि की बात आ जाए तो आप लिखोगे सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान के राज्य कवि की कहीं बात छप जाएगी तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्या लिख दोगे? सूर्यमल मिश्रण। उसके बाद फिर चर्चा करें, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर फिर आ गया है। वीर रस में डिंगल काव्य की रचना किस जाति को है? वीर रस में डिंगल काव्य की रचना, देखो दो प्रकार के काव्य रस, एक तो डिंगल और एक पिंगल। तो वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? कि भाई वीर रस भर दिया कौन सी जाति ने? चार ऑप्शन छप गए, भाट, चारण, रावल और नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन आपको पता होगा, राजस्थान में अगर कोई गाने बजाने का काम कोई करता था तो वो आपकी जाति थी चारण जाति। तो ध्यान रखें, वीर रस को किसने प्रभावित किया, किसने लोकप्रिय बनाया, वीर रस को वीरता पैदा करी, जोश पैदा किया, वो थी हमारी चारण जाति। देखो भाट जाति का भी यही काम था, लेकिन मुख्य रूप से बात करेंगे तो चारण जाति इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के चारण साहित्यकार नहीं है? राजस्थान के चारण साहित्यकार नहीं है तो मैं आपको बता, चार ऑप्शन है साहित्य, विद्र मेहता, पृथ्वीराज राठौड़, चार, और चौथा है जयमल। चार आपको दिख रहे हैं साहित्यकार, लेकिन राजस्थान का इनमें से कौन सा नहीं है? तो जयमल जो है ये आपके राजस्थान का नहीं है, जयमल राइट आंसर रहने वाला है, ध्यान रखें। झालरा पाटन को घंटियों का शहर किसने कहा? आपको पता है इस झालरा पाटन से क्या क्या सवाल बन सकता है? राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री जिसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे गुरुजी झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर पड़ता है। झालरा पाटन दोस्तों झालरा पाटन पड़ता है झालावाड़ में, तो ये आप लोग नोट कर लें। उसके बाद क्या पूछा गया कि घंटियों का शहर किसने कहा है? घंटियों का शहर के बारे में पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि कर्नल टोड ने इसे घंटियों का शहर कहा है। एक मिनट दोस्तों, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है। राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है, पूछा गया राजस्थान में चुंगी तीर्थ। तो मैं आपको बता दूं, चार ऑप्शन है, जैसलमेर, झालावाड़, कोटा और सिरोही। चार ऑप्शन फिर से आप लोगों के सवाल में छप गए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा आंसर है। कौन सा आंसर है गुरुजी? तो मैं ये बता देता हूं आपको, जैसलमेर में चुंगी तीर्थ स्थित है, जैसलमेर के अंदर। दोस्तों कुछ एनालिसिस का आएगा तो जरूर करवाऊंगा। वेली टावर घंटाघर कहाँ स्थित है? वेली टावर घंटाघर कहाँ स्थित है पूछ लिया है। ऑप्शन चार है, उदयपुर, जयपुर, धौलपुर, बीकानेर। चार ऑप्शन आपके सामने छप गए हैं, वेली टावर घंटाघर। तो वेली टावर घंटाघर के बारे में कहीं आपसे पूछ ले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि गुरुजी इसका क्या आंसर है। आंसर आप लोग बताएं, उसके बाद मैं आपको एनालिसिस इसका करवाता हूं। तो वेली टावर के बारे में पूछा गया है आपसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आप लोगों का धौलपुर। धौलपुर इसका राइट आंसर रहेगा वेली टावर का, ध्यान रखें। उसके बाद सहेलियों की बाड़ी पूछी है। सहेलियों की बाड़ी पूछी आपसे कहाँ स्थित है? तो मैं बता दूं, ये तो सबको सिंपल सवाल है, छठी क्लास में शुरू हो जाता है सहेलियों की बाड़ियों का सवाल हिंदी विषय के अंदर। तो ये आपकी उदयपुर के अंदर है और निर्माण कौन करवाते हैं? संग्राम सिंह। कौन? संग्राम सिंह द्वितीय सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवा देते हैं उदयपुर के अंदर दोस्तों। तो आज के अभी सवाल। उसके बाद नेक्स्ट, गाल्व ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित था? ऋषि के बारे में आपने बहुत सुना होगा, गाल्व ऋषि के बारे में। इनका आश्रम कहाँ स्थित था? चार ऑप्शन आपके सवाल में, चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने और मैं चर्चा करूं इन चार ऑप्शनों को लेकर। तो इसमें चार ऑप्शन है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और सिरोही।
राइट आंसर क्या रहेगा गुरुजी? तो राइट आंसर आपका रहने वाला है जयपुर। जयपुर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट, ढूंढाड़ के पुष्कर के नाम से। अब आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा था। जयपुर का जितना भी आसपास का क्षेत्र था वो सारा क्या कहलाता था? ढूंढाड़। 4 ऑप्शन दे दिए गुरुजी, ढूंढाड़ का पुष्कर, आमेर, रामगढ़, चौमू, बस्सी। उससे पहले मैंने आपको एक दिन बताया था बगड़ का पुष्कर। बगड़ का पुष्कर मैंने आपको बताया था, जिसको पता हो वो बता सकता है। तो बगड़ के जो पुष्कर हैं वो आपका रहने वाला है नवाटापुरा या बेणेश्वर धाम, सॉरी, नवाटापुरा के अंदर एक धाम है जिसका नाम है बेणेश्वर। सोम माई जाखम का संगम, यहाँ 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम। तो ये कहलाता था बगड़ का पुष्कर। लेकिन आज सवाल छप गया है कि क्या छप गया? छप गया कि गुरुजी आपके छप गया ढूंढाड़ का पुष्कर। तो राइट आंसर आपको लगा देना है प्यारे मित्रों। राइट आंसर आप लोग लगा देंगे रामगढ़। क्या लगा देंगे? रामगढ़। उसके बाद चर्चा करेंगे वर्तमान में राजस्थान पर्यटन का लोगो क्या है। देखो, राजस्थान पर्यटन का लोगो एक बार बदला भी था, अभी आपके सामने 4 हैं। रंगीलो राजस्थान, मारो रंगीलो राजस्थान, कलरफुल राजस्थान, दर्शनीय राजस्थान, पधारो हमारे देश। आपके कहीं सवाल पैदा होगा तो फिर रंगीलो से होगा या पधारो से। 2 ऑप्शन तो आप काट देंगे, तो मुझे आप पे पूरा विश्वास है। 2 ऑप्शन तो आप कहीं ना कहीं डिलीट कर देंगे। अब आपके सामने बच गए 2 ऑप्शन। एक तो कौन सा? एक तो छप गया कि रंगीलो राजस्थान और एक पधारो हमारे देश। लेकिन मैं बता दूं राजस्थान का लोगो रहा था रंगीलो राजस्थान, लेकिन अभी वर्तमान की बात करेंगे तो पधारो हमारे देश इज द राइट आंसर दोस्तों। चले नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट छप गया है कि अंतरिक्ष। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां जहां 1 दशक में 9 उल्कापिंड गिरे थे। भाई, अंतरिक्ष मेहमानों की कौन सी वो जगह है जहां 1 दशक में, 1 दशक का मतलब 10 वर्ष, 1 दशक में 9 उल्कापिंड गिर गए थे 10 साल में। तो ये बात करेंगे या ढूंढाड़ आंचल में गिरे थे, वागड़ आंचल में, या थार का रेगिस्तान आंचल में, या हाड़ौती आंचल में। 1 दशक में 9 उल्कापिंड गिरे थे दोस्तों। तो ये सवाल आप लोगों का जो है ये है आप लोगों का। मैं बता दूं कि थार का रेगिस्तान राजस्थान का क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है, लगभग 61% मैं इसको मानता हूं। 61% क्षेत्र में ये उल्का जो थार का रेगिस्तान है, इसमें 9 उल्कापिंड गिरे थे। नोट कर लें आप लोग दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। कि भाई घर से बाहर रहे लोग लेकिन घर का जैसा फील हो, तो उसके लिए कौन सी पर्यटन विभाग द्वारा कौन सी योजना बनाई गई है? तो 4 ऑप्शन छप गए हैं। पधारो हमारे देश योजना, हेरिटेज होटल योजना, पर्यटन सर्किट योजना और पेइंग गेस्ट योजना। कौन सा राइट आंसर है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आपके लिए जो राइट आंसर रहने वाला है पेइंग गेस्ट योजना। पेइंग का मतलब इंग्लिश में इसको मैं लिखूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पेइंग शब्द जो है मतलब भुगतान करके आप कहीं रुक सकते हैं, लेकिन आपको सुविधा घर की जैसी दी जाएगी। पेइंग गेस्ट योजना ऐसे याद कर लें आप लोग, याद करवाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भाई, हल्दी घाटी राजस्थान का पूछा गया है कि किस जिले के अंदर हल्दी घाटी स्थित है। तो लोग कई सुनते हैं कि भाई हल्दी घाटी रिलेटेड है महाराणा से, चित्तौड़गढ़ आंसर होगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हल्दी घाटी का, वो आपका राजसमंद के अंदर हल्दी घाटी जो जगह है वो स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी किस स्थान पर नहीं जाती? देखो, पैलेस ऑन व्हील्स जो गाड़ी है ये घर की तरह राजा महाराजाओं की तरह चलने वाली गाड़ी है। ये इसमें किराया भी ज़्यादा लगता है और लंबे समय तक आपको टूर करवाती है पूरे राजस्थान का। कहाँ से कहाँ घूमती है तो मैं आपको बताऊं कि क्या ये सवाई माधोपुर जाती है? जी गुरुजी, सवाई माधोपुर तो ज़रूर जाती है। क्या धौलपुर जाती है? तो धौलपुर को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो आपकी जो है ये सवाई माधोपुर जाती है, चित्तौड़गढ़ भी जाती है और जैसलमेर भी। पूरे राजस्थान का नहीं, इंडिया का चक्कर भी लगा देती है, लेकिन राजस्थान में धौलपुर जिले में नहीं जाती है। ये आप नोट कर लें। और एक रेलवे संबंधित कोई धौलपुर से सवाल आ जाए तो नैरो गेज आपसे पूछ ले कि नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में है? नैरो गेज का मतलब तो छोटी लाइन जो है रेलवे की, उनकी बात। शेखावाटी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? शेखावाटी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? 4 ऑप्शन है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, उपरोक्त सभी। तो शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला और नीम का थाना। तो ये सारा क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है और ये क्या कहलाता है? उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अब चलेंगे नेक्स्ट। वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? वागड़ी बोली की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि सब क्षेत्रीय, अपने राजस्थान में क्षेत्रीय बोलियां बहुत ज्यादा है। क्षेत्रीय बोली है ढूंढाड़ी बोली ढूंढाड़ में, वागड़ी बोली वागड़ में, बागड़ी बोली बागड़ में। ऐसे आप लोगों को बता दें
कि अब मैं इसमें छपा है कि वागड़ी बोली, तो वागड़ी आपका राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है वो वागड़ कहलाता है, और वागड़ जो कहलाता है तो वागड़ में वागड़ी बोली। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 22 में से, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए दोस्तों, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? ये पूछा गया है कि राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से हिंदी विश्लेषण किसने किया? तो मैं आपको बताऊंगा 4 ऑप्शन है, फर्ग्यूसन, एलपी टेसीटोरी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। ये देख लो, गियर्सन याद कर ले। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ की उपबोली है? मारवाड़ की उपबोली के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन छप गए हैं। नंबर 1 है बीकानेरी, दूसरा है नागरचोल, तीसरा है जोधपुरी, चौथा है थाली। मारवाड़ की उपबोली के नाम से पूछें तो नागरचोल जो बोली है, मैं बता दूं आपको, ये टोंक की बोली है। नागरचोल बोली कहाँ की है? टोंक की है, टोंक की बोली है। और आपका जो सवाल है 24 नंबर, इसमें जो आपका आंसर रहेगा मारवाड़ की उपबोली, उपबोली का, सॉरी देखो, मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर का है, लेकिन टोंक भी जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए उपबोली के रूप में नागरचोल को रखा गया है। ये नोट कर ले बस। ये नागरचोल की क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो टोंक जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। उसके बाद राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। क्षेत्रीय बोली के ऊपर एक सवाल आ गया है कि ध्यान रखते टोंक में कौन सी बोली बोली जाती है, पाली में कौन सी, बारा में कौन सी, करौली में कौन सी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। गलत युग्म आप लोगों को पूछना है, गलत युग्म आप लोगों से पूछा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, जयपुर के आसपास का क्षेत्र में ढूंढाड़ी, तो जयपुर से 60 किलोमीटर दूर टोंक में कौन सी बोली? ढूंढाड़ी। 12 कोटा बूंदी 12 में बोली जाती है हाड़ौती, और मेवाती आपकी बोली जाती है अलवर, सॉरी भरतपुर, धौलपुर, करौली, मेवाती। और पाली जो बच गई, इसमें बागड़ी नहीं बोली जाती, बागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। पाली बोली का जो क्षेत्र है वो बागड़ी नहीं है। तो राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चले नेक्स्ट की ओर। किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा 4 ऑप्शन है, जोधपुर ग्रामीण और पाली, पाली जालोर साचौर, जयपुर ग्रामीण दौसा, अजमेर टोंक केकड़ी। तो गोडवाड़ी, जो गोडवाड़ी क्षेत्र कौन सा है? आप लोगों को पता होगा कि गोडवाड़ी क्षेत्र कौन सा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो पाली वाला क्षेत्र, जो पिछला सवाल था कि पाली में कौन सी बोली बोली जाती है, तो गोडवाड़ी क्षेत्र कहलाता है। पाली के पास जालोर है, जालोर के पास साचौर है, इनका क्षेत्र है गोडवाड़ी बोली का। 26 नंबर, 27 नंबर पे आते हैं दोस्तों। 27 नंबर पे 8वीं शताब्दी के यह एग्जाम में छपा था थोड़े दिन पहले, थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। 8वीं सदी के कुवेलेमाला नामक ग्रंथ के भारत की 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त है? मैं आपको बता दूं एक चीज, ये पूछा गया था एग्जाम में कि कुवेलेमाला जो ग्रंथ है, उसमें कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो 18 भाषाओं का। अब आपसे पूछा है कि मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है, ये आप लोगों से पूछा है। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, जो मारवाड़ की भाषा है उसको मरुवाणी के रूप में व्यक्त किया है। ये ध्यान रखें, मारवाड़ की उपभाषा को, उपबोली को। उसके बाद निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ की उपबोली नहीं है? उपबोलियों को लेकर बड़ा सवाल प्रिंट हो रहा है बार बार, तो आप ये याद जरूर करें। निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ की उपबोली नहीं है? तो उपबोली के बारे में आपको बताऊंगा। 4 उपबोलियां हैं, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, राठी। नागरचोल मैंने अभी आपको बताया जोधपुर की उपबोली है दोस्तों। बाकी राठी की बात कर ले, तोरावाटी और राजावाटी, ये सब ढूंढाड़ की उपबोली है। नागरचोल जो है ये आपकी जोधपुर यानी कि मारवाड़ क्षेत्र की उपबोली है दोस्तों। तो ये आपका हो गया 28 नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और चर्चा करेंगे आप लोगों की, चर्चा कर लेंगे आप लोगों के साथ। एक बार पिछला सवाल फिर से देख लेते हैं। ये नागरचोल आपको पता है टोक की मैंने बोली बताई, लेकिन ढूंढाड़ की क्या? तो ढूंढाड़ की, सॉरी वो सवाल क्या था, जोधपुर नहीं था, वो जयपुर का ही था। तो ध्यान रखें, नागरचोल ढूंढाड़ की उपबोली है। राठी जो ढूंढाड़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो सारा ढूंढाड़ कहलाया, सॉरी जयपुर के आसपास का क्षेत्र। और मैं आपको बता दूं कि नागरचोल तो टोक में है, ये बोली तो उपबोली होनी ही चाहिए। राठी जो है ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं, पुरुषों के कमर के नीचे चूड़ीदार पायजामे के समान पहने जाने वाला वस्त्र है। भाई पायजामे जैसा पहने जाने वाला वस्त्र अपन सुनते हैं ब्रजेश, वो ब्रजेश ये ऐसे लिखा जाता है।
ब्रजेश ये शब्द होता है दोस्तों, ब्रजेश शब्द होता है, ये गलत लिखा हुआ है ब्रजस, लेकिन ध्यान रखो ब्रजेश होता है। चूड़ीदार पजामा जो दूल्हा शेरवानी के टाइम भी पहनता है, तो कभी नहीं पहना हो तो कभी दूल्हे के बने हो तो उस टाइम तो पहना ही होगा। लहर भात व ज्वार भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों के लिए लोकप्रिय है? आज का अंतिम सवाल है, आज का अंतिम सवाल है दोस्तों कि लहर भात में ज्वार भात की ओढ़नी किस जाति के स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो 4 ऑप्शन छप गए, जाट महिला, ब्राह्मण महिला, राजपूत महिला और आदिवासी महिलाएं। तो मैं आपको बता दूं, लहर भात की और ज्वार भात की ओढ़नी कहीं आपसे पूछ ले तो वो आपका रिलेटेड रहने वाला है आदिवासी महिलाओं से। आदिवासी महिलाएं लहर भात और ज्वार भात की ओढ़नियां ओढ़ती हैं, ये उनके लोकप्रिय है। तो दोस्तों ये आज की कक्षा थी, उम्मीद करूंगा आप सब लोगों को ये कक्षा पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नई कक्षा में नए जोश के साथ, नई जुनून के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।